हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पहले तो बोल देना चाहता हूँ, उन सभी लोगों से मैं एक बार सॉरी बोल चुका हूँ। एक बार फिर आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, जो लेक्चर इंग्लिश में चाहते हैं, जो कहते हैं इंग्लिश में लाएं, तो मैं बताता हूँ कि जीएस से जो रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उसका जो मटेरियल है वो मेरे पास इंग्लिश में नहीं है। तो जब मटेरियल इंग्लिश में नहीं है तो मैं इंग्लिश में वीडियो नहीं अपलोड कर सकता हूँ। मैं मैथ और इंग्लिश की जो वकैब की सीरीज चल रही है वो दोनों तो इंग्लिश में रहेगा ही रहेगा, लेकिन जीएस का भी जो ये सीरीज चल रहा है ना, 2004 से 2014 के टोटल क्वेश्चन का एक कंबाइंड वो, तो उसका मटेरियल मेरे पास इंग्लिश में नहीं है। तो जो 2004 से 2014 का टोटल क्वेश्चन का कंबाइन रहेगा सीरीज का, वो हिंदी में ही रहेगा। बाकी जो भी एमटीएस का पेपर है वो बायलिंगुअल रहेगा और इंग्लिश और मैथ भी बायलिंगुअल रहेगा। इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा ही, मैथ और एमटीएस का पेपर या सीजीएल का पेपर या जो भी पेपर हम करेंगे वो बायलिंगुअल रहेगा। तो मैं उनसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, मटेरियल नहीं है, तो आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो आज जो है हम राज्यतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में हम क्या देखेंगे? देखिए, पॉलिटी में हर चीज चैप्टर वाइज डिवाइड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो समझ में नहीं आते आए कहाँ से हैं, उनको विविध में डाल दिया जाता है। तो 2004 से लेके 2015 तक जो भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं एसएससी के किसी भी फॉर्मेट में, उनका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। टोटल ऐसे क्वेश्चन 90 थे, उसमें से मैंने 45 छाटा है, 60 क्वेश्चन छाटा है, उसको भी दो पार्ट में मैंने बनाया 30-30। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है आज शाम तक या रात तक अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दें। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाना मत भूलें, प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई? तो इसका आंसर क्या था? 2001 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय नीति अपनाई गई वो 2001 में अपनाई गई। इसका मुख्य टारगेट था क्या था? महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण करना, उनके प्रति हर भेदभाव को खत्म करना और जीवन और सामाजिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। यही इसका मुख्य जो है टारगेट था। और अभी जो है 2016 में बाल विकास मंत्रालय में एक महिला नीति बनी है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यात्मक सरकार का एक गुण है? देखिए, अध्यात्मक सरकार होती क्या है? पहले तो ये क्वेश्चन आता है, ये सरकार होती क्या है? तो इस सरकार की कुछ खासियत है। पहला, जनता की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है। सुरक्षित करती है किस चीज को? जनता की स्वतंत्रता को। सेकंड है, नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है। मतलब जो भी नीतियां बने, जो भी नीतियां गवर्नमेंट बनाए, उसके शीघ्र निष्पादन को भी सुरक्षित करती है। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया? नीतियों से रिलेटेड हो गया। थर्ड देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अध्यात्मक सरकार में कार्यपालक की नियत कार्यवधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। मतलब एक नियत, जैसे 5 वर्ष, 6 वर्ष या कहीं कहीं 2 वर्ष, कहीं कहीं 1 वर्ष भी होता है, ये क्या है? ये फिक्स है। तो ये अत्यंत क्या, स्थिरता की भावना प्रदर्शित करती है। तो स्थिरता भी हो जाएगी आपकी। अब ऐसा क्यों स्थिरता की भावना प्रदर्शित करती है? क्योंकि राष्ट्रपति के निश्चित कार्यकाल के पूर्व उसे कोई पद से नहीं हटा सकता, तो ये तो स्थिरता हुई। लेकिन जब तक संविधान के विरुद्ध वो कोई कार्य न करे, अगर संविधान के विरुद्ध कार्य कर देता तब तो उसे हटाया जा सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति का सचिव अपने पद पर लगातार बने रहेंगे जब तक कोई उन्हें स्वयं न हटाए। जब तक राष्ट्रपति जो है उन्हें स्वयं न हटाए, तब तक सचिव जो है अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये ओवरऑल मिला के अध्यात्मक सरकार जो है एक स्थिरता की भावना प्रदर्शित करती है। तो देखिए, ये लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, सही है। ये नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, ये भी सही है। कार्यपालक की नियत कार्यवधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, इसके पहले पूरा डिटेल समझा चुका हूं, अब उसी में से देखते हैं। कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है।
कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं है। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? तो उपयुक्त सही। इसका एग्जाम्पल आप पता कहाँ से देख सकते हैं? आपको अमेरिका में दिखेगा। अध्यक्षात्मक सरकार का एग्जाम्पल जो है आपको कहाँ दिखेगा? अमेरिका में। वहाँ पे अब वहाँ से अगर आप काउंट करें तो आपको सब मेथड समझ में आ जाएगा। कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होता है, राष्ट्रपति का लोक मत द्वारा चुनाव होता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, तो यही आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन इंडिया में अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए जो काम जिम्मा सौंपा है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी को सौंपा है। यूएनएससी में 5 अस्थायी देश, टोटल 15 हैं, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी देश हैं। तो ये देखिए, अस्थायी देशों के बारे में बहुत पूछता है। वो कौन है? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएसए है। तो आप ये याद कर लीजिएगा कौन कौन है। चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएसए है। ये 5 अस्थायी देश हैं। अस्थायी देशों के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के बाद ये चेंज भी हो सकते हैं। तो टोटल अस्थायी देश कितने हैं? 10। तो इनका कार्यकाल कितना हुआ? 2 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 होती है और इनका कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष के लिए होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड के अंदर है। इसी ने अभी जो है साउथ चाइना सी पे जो विवाद हुआ था फिलीपींस और चाइना के बीच, उस पे अपना निर्णय दिया है। तो ये अभी मतलब लेटेस्ट है, तो ये क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद करार आपका क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देशों के मध्य शांति स्थापित करना ही ताशकंद करार का जो है मेन मोटिव था। इसका मोटिव क्या था? शांति स्थापित करना। और ये कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को ये ताशकंद करार हुआ था। किनके बीच? भारत के तरफ से श्री लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान जी थे। राष्ट्रपति वहां के थे उस समय, राष्ट्रपति अयूब खान। इन्हीं के मध्य ये करार हुआ था। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्या है? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किया था? तो आंसर सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन थे? पंचशील का सिद्धांत था क्या? जब 1954 में भारत और चीन की संधि हुई थी, भारत चीन की औपचारिक रूप से प्रतिपादित संधि हुई थी, तो उनके मध्य 5 सिद्धांत पे हस्ताक्षर हुए थे। कौन कौन थे? पहला सिद्धांत था एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, मतलब एक दूसरे के एरिया के लिए आपसी सम्मान रखना, उनके बीच में इंटरफेयर मत करना, अखंडता और संप्रभुता के बीच में। अनाक्रमण, दूसरा सिद्धांत क्या था? अनाक्रमण। थर्ड था कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एंड चौथा था समानता और पारस्परिक लाभ के लिए काम करेंगे, कि एक दूसरे से मिलकर समानता और पारस्परिक लाभ के लिए काम करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, पारस्परिक लाभ। और पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये 5 पंचशील सिद्धांत है। और ये जो है किनके बीच हुआ था? ये पंचशील सिद्धांत के प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत थे, जिन्हें वर्ष 1954 की भारत चीन संधि के औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। तो आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरकार किसकी एजेंसी है? देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, कहीं कुछ मतलब ये थ्योरी नहीं है, स्टैटिक जी के नहीं कि आप रख लिए। सरकार राज्य की एजेंसी है, तो आपको पहले सरकार को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर केंद्र की बात तो कर नहीं रहा है, तो सरकार किसके लिए काम करती है? राज्य के लिए। राज्य की जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बेहतरी हेतु सरकार काम करती है। तो राज्य के अंदर जो जनता है, उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर जो लोग हैं आपके,
उनके जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की बेहतरी हेतु कार्य करती है। तो सरकार किसकी एजेंसी हुई? सरकार राज्य की हुई, न कि संप्रभु समाज की या राजनीतिक दल की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राज्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? पहला तो आपका जनसंख्या है। अगर जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो राज्य कैसा? सेकंड, उसके बाद उसका राज्य क्षेत्र है, एरिया ही नहीं रहेगा तो जनसंख्या कहाँ रहेगी? तो वो राज्य क्षेत्र है, जो भूमि या भूभाग आप कह लीजिए, भूमि कह लीजिए, एरिया। थर्ड चीज सरकार है एवं प्रभुसत्ता या संप्रभुता। एंड लास्ट है राज्य की संप्रभुता का आश्रय आंतरिक वाह दोनों संप्रभुता से है। मतलब एक तो उसके अंदर कितना है और दूसरा बाहर उसका कितना फैलाव है, बाहर उस राज्य के बारे में कितने लोग जानते हैं, कितना संप्रभुत है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो ये तीन चीजें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? जनसंख्या, आबादी है, प्रभुसत्ता की बात अभी हम कहे थे, या संप्रभुता ये भी है, और क्षेत्र भी है। तो प्रशासन हमारा आंसर होगा, क्योंकि प्रशासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? तो अभी हम समझे हैं, तो इसमें से देखिए कौन सा राज्य का घटक नहीं है। जनसंख्या है, भूमि है, सरकार है, सेना राज्य का घटक नहीं है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? देखिए, स्वतंत्रता और विधि, कानून दोनों एक दूसरे के इनवर्सल प्रपोजल है, एंटी है। स्वतंत्रता और कानून ये दूसरे के अपोजिट है। अगर कानून ज्यादा अधिक बड़ा रहेगा तो स्वतंत्रता ज्यादा नहीं रहेगी, स्वतंत्रता ज्यादा रहेगी तो कोई कानून रहने नहीं देगा। तो स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? विधि द्वारा या कानून द्वारा। इसमें डायसी ने कहा था, डायसी एक थे, कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम होगी। मतलब स्वतंत्रता की मात्रा जितनी अधिक होगी कानून की कम होगी, कानून की अधिक होगी तो स्वतंत्रता की कम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र का अंग कौन सा नहीं है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, न्यायिक परिषद भी है, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं बल्कि ब्रिटेन के संसद का निम्न सदन है। ये क्या है आपका? ब्रिटेन के संसद का निम्न सदन, संसद का निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में कौन कौन सा शामिल है। पहला महासभा, सेकंड सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायिक परिषद या न्यायिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग है, सचिवालय। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में ये सब शामिल है। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो भारतीय राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत दल रहित लोकतंत्र की वकालत किए थे। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रतिपादन जो है आपके एम.एन. राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे ने भी, इन तीनों लोगों ने भी किया था। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस सिद्धांत का व्यवस्थित समर्थन किया, मतलब बहुत अच्छे विचारधारा से, बहुत बड़े रूप में। इसलिए दल रहित लोकतंत्र की जब भी बात होती है तो जयप्रकाश नारायण का नाम आता है। लोकपाल का विचार लिया गया है। देखिए, लोकपाल या ओम्बुड्समैन का विचार जो है स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। देखिए, ओम्बुड्समैन से तात्पर्य क्या होता है? कार्यपालिका एवं विधायिका से स्वतंत्र ऐसी संस्था है या हो जो पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में, मतलब जो चेक करते हैं, पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में नागरिकों के अधिकारों एवं हितों की संरक्षण हेतु कार्य करती हो। निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा स्त्रीय भाषा या क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसको क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसमें से आंसर जो हमारा होगा तमिल होगा। और जो टोटल दिया गया, देखिए, तमिल को दिया गया है, तेलुगु को दिया गया है,
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम भाषाओं को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा या क्लासिकल भाषा का, तो यहाँ पे तमिल हमारा आंसर होगा। एकात्मक संरचना और अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण। तो देखिए ये दोनों चीज आपको मिलता है फ्रांस में। फ्रांस के अंदर जो है एकात्मक और अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है, फ्रांस के संविधान में दिखाई देता है। फ्रांस में संसदात्मक मतलब संसद एवं अध्यात्मात्मक व्यवस्था का समन्वय है, दोनों का क्या है, मिक्सचर है। तो आंसर क्या होगा, फ्रांस। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। किस जगह पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है, तो वो है सरकार का संसदीय रूप। वो किस तरह, देखिए जब हम संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर जाएंगे, उसके अंदर देखेंगे तो वहां पे सिद्धांत और व्यवहार के बीच बड़ा अंतर दिखता है। क्यों, देखिए सिद्धांत में क्या बोलता है, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति या राजा होता है, ये उसका सिद्धांत बोलता है, ठीक है, जिसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। लेकिन असलियत में क्या होता है, परंतु व्यवहार में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करते हैं, राष्ट्रपति तो कुछ करता ही नहीं। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, संसदीय, सरकार का संसदीय स्वरूप में जो है आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता था, किसने जो है आदर्शवाद की शुरुआत की थी, तो हमारे कौन थे, प्लेटो। आदर्शवाद का जनक यूनानी दार्शनिक प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। उनकी पुस्तक थी क्या, रिपब्लिक, वहां पे उन्होंने आदर्श राज्य का चित्रण किया। इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष जब था तो हीगल की विचारधारा में देखने को मिलता है। ये सिद्धांत जो है हीगल की विचारधाराओं में देखने को मिलते हैं। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने अपनी कृति द प्रिंस में की थी। किसने किया था, मैकियावेली ने कहाँ पे किए थे, द प्रिंस के अंदर उन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया था। राजनीति शास्त्र को यथार्थ शास्त्र किसने कहा, देखिए ब्राइस ने राजनीति शास्त्र को यथार्थ शास्त्र कहा। राजनीति शास्त्र को इन्होंने मेट्रोलॉजी की तरह बताया था। इन्होंने राजनीति शास्त्र को क्या बताया था, मेट्रोलॉजी की तरह बताया था, और इन्होंने ही इसे यथार्थ शास्त्र कहा था। किसने, ब्राइस ने। तो ये पॉलिटी के 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो एक वीडियो आ रहा है, मेरा कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी 2 से 3 वीडियो पर डे लेते आऊँ। तो इसके लिए आप इन सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि जीएस से रिलेटेड मेरे पास इंग्लिश में मटेरियल नहीं है। बाकी आपको पेपर जो है बाइलिंगुअल मिल जाएगा, मैथ बाइलिंगुअल मिल जाएगा, और इंग्लिश में मिलेगा ये। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन्हें वीडियो की हिंदी में ज़रूरत है वो यहाँ पे आ सके। थैंक यू फ्रेंड।